नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है कर्तव्य। किसी भारी चीज़ के धप से गिरने की आवाज़ और एक तेज चीख से हड़बड़ाकर मैंने पीछे की ओर गर्दन घुमाई। एक छोटा ट्रक रफ्तार के साथ सर से गुजर गया। अमूमन पहाड़ी रास्तों पर इतनी तेज गति से वाहन चलाते नहीं हैं। जरूर इसने किसी को टक्कर मारी है, संजय ने तर्क दिया। चलो देखते हैं। मैं पिछले मोड़ की तरफ लपका। अरे रहने दो यार, एक्सीडेंट का मामला है, साथी ने पीछे आते हुए आगाह किया। हम दोनों साथी वही पास के इंटरमीडिएट कॉलेज में अंशकालिक अध्यापक के रूप में कार्यरत थे। गत वर्ष ही हमने अपनी शिक्षा पूर्ण की थी। साय को अक्सर हम लोग इसी सड़क पर अगले कस्बे तक घूमने निकल जाते थे। आज भी घूमते हुए हम इस स्थान तक पहुँचे ही थे कि यह वाक्य हो गया। मैं कुछ ही देर में घटना स्थल पर पहुँच गया। हाँफते हुए संजय भी मेरे पीछे आ चुका था। बहुत घबराया हुआ था। एक्सीडेंट की कल्पना से तो मुझे भी घबराहट हुई थी, लेकिन मदद करने का जज्बा उस पर भारी था। सड़क के किनारे पर 4 लड़कियां घेरे में खड़ी रो रही थी। वहीं पास में पैराफीट के ऊपर घास के गट्ठर रखे थे। क्या बात हुई, मैंने पूछा। तभी हमारी नज़र उस लड़की पर पड़ी जो घेरे के बीच में बेहोश पड़ी थी। चेहरा खून से लथपथ था। देखते ही एक सिरहन हुई। लड़कियों ने सुबकते हुए किस्सा कुछ यूँ बयां किया। हम लोग यहाँ जंगल में घास काटने आए थे। हमारा गांव यहाँ से 4-5 मील दूर है। हम लोग अक्सर सड़क से गुजरने वाले ट्रक वालों से अनुरोध करके हमें अपने गांव के निकट सड़क मार्ग तक छोड़ने को कहते हैं, और प्रायः कोई ना कोई ट्रक हमें वहाँ छोड़ देता है। घास के इतने बोझ के साथ गांव तक पैदल जाना बहुत थका देता है। आज भी हमने ट्रक वाले को हाथ जोड़कर रुकने के लिए कहा था। उसने ट्रक रोका भी, क्योंकि आज देर भी ज़्यादा हो गई थी। इसलिए दीदी ट्रक के रुकते ही सर पर उसके पीछे वाले हिस्से में यह कहकर चढ़ने लगी कि तुम लोग फटाफट घास के गट्ठर मुझे दो। उसने एक पैर ऊपर रखा ही था कि न जाने क्यों ट्रक वाले का मन बदला और बिना ये देखे कि पीछे कोई चढ़ा है, उसने तेजी से ट्रक दौड़ा दिया। दीदी का हाथ झटके से छूटा और वह सड़क पर गिर पड़ी। अब क्या होगा? चारों एक साथ सूखी। देखो, रोना बंद करो, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, मैंने उन्हें समझाया। खून बहुत बह रहा है, कोई कपड़ा दो जल्दी। मेरी चेतना जैसे जा गई थी। एक बालिका ने सर पर घास को रखने वाला कपड़ा मेरी ओर बढ़ाया। संजय सदमे में था। मेरे कान में चुपके से बोला, देख यार, ये एक्सीडेंट का केस है और कुछ गड़बड़ हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वहाँ कस्बे में जाकर किसी को सूचित करते हैं, फिर वो लोग खुद देख लेंगे। अरे यार, कैसी बात कर रहे हो? इस लड़की को तुरंत इलाज की ज़रूरत है। कहते हुए मैंने लड़की के सर पर कपड़ा लपेट दिया और उसे कंधे के सहारे गोद में उठा लिया। चलो, कहते हुए मैं तेजी से कस्बे की ओर बढ़ चला। पहला लक्ष्य कस्बे का सरकारी अस्पताल था, जो कस्बे से लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर था। अभी पहले यहाँ से कस्बे तक की लगभग 1.25 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। अंधेरा होने में भी अधिक समय नहीं था। आते जाते लोग उत्सुकता से हमें देख रहे थे। संजय चलते चलते लड़की को चोट लगने की बात सबको बताता जाता था। कस्बे को पार कर अब हम अस्पताल के रास्ते पर बढ़ रहे थे। संजय, तुम जरा आगे जाकर डॉक्टर का पता लगाओ, मैं धीरे धीरे पहुंचता हूँ, मैंने हाँफते हुए कहा। मैं बहुत थक गया था। अब खून कपड़े से रिस कर मेरी शर्ट को भिगो रहा था। अस्पताल की टीम दिखाई देने लगी थी। संजय ऊपर रास्ते में ही खड़ा था। यार, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, ताले लगे हैं, उसने मेरी तरफ आते हुए कहा। पूछने पर पता चला कि अस्पताल 5 बजे बंद हो जाता है। मैंने लड़की को आहिस्ता से एक समतल जमीन में लिटा दिया और पानी के छींटे उसके चेहरे पर मारे। लड़की ने आंखें झपकी और दर्द से करा उड़ी। खुशी हुई कि वह होश में आ रही है। चलो फिर कस्बे में चलकर देखते हैं। मैंने लड़की को दूसरे कंधे पर शिफ्ट किया। अंधेरा गहराने लगा था। हम लोग कस्बे में जानकारी लेते हुए एक क्लिनिक पर पहुंचे था। मैंने लड़की को बेंच पर लिटा दिया था। पसीने और खून की मिली जुली तीखी गंध से जी मिचला रहा था। कंपाउंडर नुमा क्लिनिक संचालक को
संक्षेप में घटना का ब्यौरा देते हुए मैंने लड़की के इलाज का अनुरोध किया। आसपास के दुकानदार भी कौतूहलवश जमा हो गए थे। अब हम लोग बारी बारी घटना का विवरण प्रस्तुत कर रहे थे। उधर क्लिनिक संचालक लड़की की जांच में व्यस्त हो गए। उन्होंने घोषित किया कि सर पर काफ़ी घाव है, टाँके लगाने होंगे। इस घोषणा में एक तो पेशेवर ईमानदारी थी, साथ ही प्रश्न भी था कि पैसे कौन देगा। जी ठीक है, संजय की ओर देखते हुए मैंने सहमति दी। तत्काल क्लिनिक जैसे गुलजार हो उठा। एक तरफ पानी गर्म हो रहा है, कैंची, इंजेक्शन, टाँके की सुई सब निकाली जाने लगी। पहले बाल काटकर घाव देखने होंगे, तब टाँके लगेंगे। थोड़ी देर में बाल कट गए। एंटीसेप्टिक घोल से जब खून साफ किया गया तो देखा सर 2-3 जगह से फटा हुआ था। 1-2 इंजेक्शन लगाने के बाद टाँके लगाने का काम शुरू हुआ। संजय कौतूहलवश टाँके लगते देख रहा था कि उसे चक्कर आने लगे। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है भाई? मैंने पूछा तो उसने जी मिचलाने और चक्कर आने की बात स्वीकार की। बैठ जाओ और पानी पियो। कैसे आती हो यार? अब तक लड़की के पिता और भाई भी पहुंच चुके थे। साथ में गांव के 2-3 लोग भी थे। उन्हें संभवतः किसी ने सूचना दी होगी या देर तक बच्चियों के घर न पहुंच पाने के कारण बच्चियों की ढूंढ करते हुए वे यहाँ तक पहुँचे थे। वो सभी घबराए हुए थे। मैंने उन्हें ढांढस बंधाया और लड़की के स्वास्थ्य की जानकारी दी। घटना का विवरण सुनकर पिता मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा? अरे इसमें एहसान जैसी क्या बात है? ये तो हमारा फ़र्ज़ था। ये हमारी छोटी बहन जैसी है। अब हमें चलना चाहिए। मैंने संजय की ओर देखा। पहाड़ के हिसाब से रात बहुत हो गई थी। हम लोग तेज कदमों से घर की ओर लौट चले। अगले दिन जब हम कॉलेज पहुँचे तो सबकी निगाह हमारी ओर थी। सबको कल की घटना और उसमें हमारे सहयोग का पता चल चुका था। प्रार्थना सभा में बच्चों को संबोधित करते हुए प्रधानाचार्य महोदय ने हमारे कार्य की प्रशंसा की और घटना में हमारी सहभागिता को इंगित करते हुए शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला। हालांकि हमने जो भी किया था वह एक इंसान के तौर पर अपनी भूमिका का निर्वहन भर था, लेकिन अब खुशी हो रही थी कि हमने कुछ बेहतर किया और इस काम का प्रभाव सभी छात्र छात्राओं पर सकारात्मक रूप से अवश्य पड़ेगा। सार्वजनिक प्रशंसा का पात्र होना एक बेहतर अनुभव था। छात्र छात्राएं हमें कौतूहल एवं आदर भाव से देख रहे थे। हमने शिक्षक के रूप में विद्यार्थियों को एक बेहतर पाठ पढ़ाया था। धन्यवाद दोस्तों, आशा है आपको यह कहानी पसंद आई हो।